Welcome to my YouTube channel, friends. Today we are discuss about income elasticity and cost elasticity. पिछली बार हमने प्राइस इलास्टिसिटी को डिस्कस किया था। इस बार हम ये दोनों डिस्कस करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। इनकम इलास्टिसिटी मतलब कि जो कंज्यूमर की हाउस होल्ड इनकम है, उसकी जो इनकम है वो बढ़ने पर और घटने पर वो कितनी डिमांड बढ़ाता है और कम करता है, उसी को हम कहेंगे इनकम इलास्टिसिटी। यानी कि इनकम की वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं, इनकम के बढ़ने के घटने की वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं डिमांड में, उससे कहेंगे हम इनकम इलास्टिसिटी। नेक्स्ट हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला हमारा सेम ही है जो प्राइस इलास्टिसिटी में था, पर यहाँ पर हमने सिर्फ इनकम ली है, वहाँ पर हमने चेंज इन प्राइस ली थी, यहाँ पर हमने चेंज इन इनकम ली है। डेल्टा क्यू यानी कि जो ओरिजिनल डिमांड थी उस डिमांड पर कितनी डिमांड बढ़ी है वो डिमांड। डेल्टा वाई यानी कि जो इनकम थी वो इनकम कितनी बढ़ी है या घटी है वो इनकम। आगे हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो आपको आसानी से अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। तो हम इसे एग्जाम्पल में देखते हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे इनकम जो बढ़ रही है वो 50% से बढ़ रही है, 2000 से 30,000 हो रही है, यानी कि 1000 वो 50% बढ़ी है। और हमारी जो डिमांड है वो 10 से 30 हो रही है, यानी कि 3 डिमांड बढ़ रही है। और इसके हम परसेंटेज में काउंट करें 10 पर तो इसकी 30% परसेंटेज आएगी। दूसरे फॉर्मूले में हम देखें तो डेल्टा क्यू यानी कि जो डिमांड बढ़ी है यानी 3 रुपीज़ बढ़ी है यहाँ पर डिमांड। और डेल्टा वाई यानी कि जो चेंज इन इनकम है, इनकम कितनी यहाँ पर चेंज हुई है, 1000 चेंज हुई है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसकी ओरिजिनल वैल्यू से, तो हमें यहाँ पर इनकम इलास्टिसिटी मिलती है। अब हम इसके टाइप्स देखते हैं। इनकम इलास्टिसिटी के कुल 3 टाइप्स है और जो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी है उसके 3 दूसरे सब पॉइंट्स है। तो इसे हम वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट है हमारा पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, यानी कि जो इनकम इलास्टिसिटी होगी वो 0 से ज़्यादा होगी। ये इलास्टिसिटी हमारी डायरेक्ट रिलेटेड होगी इनकम से। इनकम अगर बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी और इनकम कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी। अब हम इसके सब पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट हमारा है इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन यूनिटी, यानी कि जो इनकम इलास्टिसिटी है वो उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकम यानी 100 से 150 हो रही है, यानी कि 50% बढ़ रही है। रादर देन क्वांटिटी डिमांड है वो 10 से 20 हो रही है, यानी कि 100% बढ़ रही है। इसी को हम बोलेंगे इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन यूनिटी। दूसरा सब पॉइंट है इनकम इलास्टिसिटी इक्वल टू यूनिटी, यानी कि इनकम और डिमांड दोनों सेम ही से इंक्रीज होगी, यानी कि सेम परसेंटेज से बढ़ेंगे और घटेंगे। ग्राफ में आप देख सकते हैं क्वांटिटी डिमांड 10 से 50 हो रही है, यानी कि 50% बढ़ रही है। और इनकम है वो 100 से 150 हो रही है, यानी कि उसमें भी 50% बढ़ रही है। इसकी इलास्टिसिटी 1 होती है क्योंकि दोनों इनकम और क्वांटिटी डिमांड सेम यानी कि इक्वली इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं। हमारा तीसरा सब पॉइंट है इनकम इलास्टिक लेस देन यूनिटी, यानी कि इनकम इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी। यहाँ पर जो इनकम है वो ज़्यादा बढ़ेगी, ये इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, रादर देन जो इंक्रीज और डिक्रीज होती है क्वांटिटी डिमांड में उससे। ग्राफ में हम देख सकते हैं, देखो इनकम 100 से 200 हो रही है, यानी कि 100% बढ़ रही है। और क्वांटिटी डिमांड 110 से 50 हो रही है, यानी कि वो सिर्फ 50% बढ़ रही है। इसकी जो इलास्टिसिटी है वो 1 से कम होगी, यानी कि लेस देन 1 होगी। इसे हम इनकम इलास्टिक लेस देन यूनिट कहेंगे। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। दूसरा टाइप है हमारा नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि जो इलास्टिसिटी है डिमांड की वो नेगेटिव होगी, यानी कि इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, और अगर इनकम कम हुई तो डिमांड बढ़ेगी। इसको हम नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी कहेंगे। इसकी जो इलास्टिसिटी है वो 0 से कम होगी, यानी कि वो माइनस में होगी।
यहाँ पर इनकम और डिमांड इन्वर्सली रिलेटेड होंगे, यानी कि डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होंगे, वो एक दोनों के विरुद्ध में होंगे। नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम इसका। लास्ट टाइप है इसका जीरो इनकम इलास्टिसिटी, यानी कि जो इलास्टिसिटी है वो जीरो होगी। प्राइस के बढ़ने का या घटने का इसकी डिमांड पर कोई असर नहीं होता, इसे हम जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे। लास्ट हमारी है क्रॉस इलास्टिसिटी। अगर किसी कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांड उसकी रिलेटिव गुड्स की प्राइस की वजह से चेंज हो रही है तो उस वैल्यू को हम क्रॉस इलास्टिसिटी कहेंगे। यहाँ पर कमोडिटी के जो अदर गुड्स यानी कि रिलेटिव गुड्स होते हैं उसकी प्राइस में चेंज होने की वजह से कमोडिटी की जो क्वांटिटी डिमांड है उसमें चेंज होता है, उसे हम क्रॉस इलास्टिसिटी कहेंगे। अब हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला हमारा सेम ही है, पर यहाँ पर हमने परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड जो है वो गुड एक्स लिया, यानी कि जो कमोडिटी है, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई, यानी कि जो कमोडिटी है उसकी जो रिलेटिव कमोडिटी है यानी कि रिलेटिव गुड्स है वो हमने यहाँ पर ली। सेकेंड फॉर्मूला में हमने डेल्टा क्यू एक्स यानी कि जो चेंज आ रहा है क्वांटिटी डिमांड में वो, और जो डेल्टा पी वाई यानी कि जो अदर गुड्स है जो रिलेटिव गुड्स है उसकी प्राइस में जो चेंज आ रहा है वो हमने यहाँ पर लिया है। और पी वाई और क्यू एक्स यानी कि जो ओरिजिनल प्राइस है और ओरिजिनल डिमांड है वो हमने यहाँ पर पुट की है। इसे बेहतर अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कोक है हमारा वो हमारा एक्स गुड्स है, यानी कि जो हमारा ओरिजिनल गुड है, और जो पेप्सी है वो हमारा रिलेटिव गुड्स है। रिलेटिव गुड्स की प्राइस बढ़ने की वजह से जो कोक की डिमांड है वो बढ़ रही है। यहाँ पर फर्स्ट फार्मूला में हम देख सकते हैं जो कोक की जो डिमांड है वो 30% बढ़ रही है, यानी कि जो 100 से 130 हो रही है वो 30% बढ़ रही है। और जो पेप्सी की प्राइस है वो 10 से 60 हो रही है, यानी कि 60% बढ़ रही है यहाँ पर प्राइस उसकी। सेकेंड फार्मूला में आप देख सकते हैं जो डेल्टा क्यू एक्स है वो बता रहा है कि कोक की डिमांड कितनी बड़ी है, यानी कि 30 बड़ी है। और डेल्टा पी वाई यानी कि जो पेप्सी की प्राइस है वो कितनी बड़ी है, वो 6 रुपीज़ बड़ी है। तो उसकी ओरिजिनल प्राइस यानी कि पी वाई यानी क्यू एक्स से वहाँ यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे और हमें यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी। और ये जो वैल्यू मिलेगी उसे हम कहेंगे इलास्टिसिटी यानी कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आगे हम क्रॉस इलास्टिसिटी के टाइप्स देखते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी के दो टाइप्स है, यानी कि पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी जो जीरो से ज़्यादा होती है और नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी जो जीरो से कम होती है वो। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसका ग्राफ देखते हैं। पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, इसमें जो अदर गुड्स है यानी कि जो हमारे रिलेटिव गुड्स है उसकी प्राइस बढ़ने पर जो कमोडिटी है उसकी डिमांड बढ़ती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पेप्सी है उसकी प्राइस बढ़ने पर जो हमारी डिमांड है कोक की वो बढ़ रही है, रिलेटिव गुड्स की प्राइस बढ़ रही है। दोनों की नेचर सेम होने की वजह से इस एक की प्राइस बढ़ने पर लोग दूसरे की जो डिमांड है वो बढ़ाते हैं। यानी कि अगर पेप्सी की प्राइस बढ़ेगी तो कोक की डिमांड ज़्यादा होगी, और अगर पेप्सी की प्राइस कम होगी तो कोक की डिमांड कम होगी। इसको कहते हैं पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट हम इसका दूसरा टाइप देखते हैं, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, यानी कि जो रिलेटिव गुड्स यानी कि जो उससे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उसके साथ ही कंजप्शन होता है। जैसे कि टी को बनाने के लिए शुगर की आवश्यकता होती है, यानी कि दोनों को हम साथ में कंजप्शन करते हैं। अगर शुगर की प्राइस बढ़ेगी तो टी की डिमांड भी लोग कम करेंगे, क्योंकि शुगर की प्राइस बढ़ने की वजह से यहाँ पर टी थोड़ी महंगी हो चुकी है, इसलिए उसकी डिमांड कम करेंगे लोग। तो यहाँ पर शुगर की प्राइस बढ़ने की वजह से टी की डिमांड है वो कम होती है, इसे हम नेगेटिव क्रॉस इलास्टिक डिमांड कहेंगे। इसकी जो इलास्टिसिटी वैल्यू होगी वो जीरो से कम होगी या जीरो होगी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा क्रॉस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड प्राइस इलास्टिसिटी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना
एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।